एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th ओसीएम का, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल 2 टाइप है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में आप 1 पढ़ेंगे और 5th में आप लोग 2nd पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4th चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टोटल कितना बताया गया है। जैसे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एलैबोरेट किया गया है, सोल ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बताया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है इस चैप्टर में। चलिए हम लोग डीप में इसे पढ़ते हैं और जानते हैं और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें, जैसे जॉइंट स्टॉक हिंदू फैमिली बिजनेस भी है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 4-5 टाइप है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ फर्म, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन, अब यहाँ पे क्या होता है, ओन और कंट्रोल और मैनेज बाय किससे होता है, प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। एंड दीज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर मोस्टली कैरेक्टराइज बाय सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। लाइक कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती है, जैसे प्राइवेट इनिशिएटिव, प्रॉफिट मोटिव, ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्राइवेट हैंड। देखो ये पता है, कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है ना, उनका मेन जो मोटिव होता है इज़ टू मेक प्रॉफिट ओनली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ओनरशिप लेना, प्राइवेट इनिशिएटिव लेना। यहाँ पे सोशल वेलफेयर का मतलब काफ़ी कम पाया जाता है। बट नाउ अ डेज द प्राइवेट सेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल यूनिट आर नॉर्मली ओन बाय शेयर होल्डर एंड मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर। देखो आज के टाइम में ऐसा भी हो गया कि जो कंपनीज़ हो गई हैं वो शेयर होल्डर के बेसिस पे हो गई। लाइक आपका 10% है, आपका 50% है, या उसे प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है वो हैंडल करते हैं, जिससे क्या होता है, बिज़नेस को वो प्रॉफिटेबल बनाते हैं, प्लस एक्सपांशन करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं जब उससे ज़रूरत होती है, या सोशल कॉन्शियसनेस से उसे अराउज करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ले, या सोशल वेलफेयर को भी मैनेज करने का काम करती है। तो ये तो हो गई हमारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो द प्राइवेट सेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ रन बाय इंडिविजुअल। और देखो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जो आइदर इंडिविजुअल बेसिस पे रन होता है, आइदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और इनका जो मेन मोटिव होता है ये प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट 5 टाइप है। चलो इसको पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया में इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इकोनॉमी कैन विटनेस फ्रॉम द ट्रेमेंडियस ग्रोथ। अब प्राइवेट सेक्टर से ना कंपनी को इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है, बूस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा, मतलब क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से टैक्स कमाती है ना, तो ट्रेमेंडियस ग्रोथ मिलता है। जैसे इंडियन बीपीओ है, देन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, प्राइवेट बैंक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज़ है ना, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे ओवरऑल गवर्नमेंट को क्या मिलता है, ग्रोथ मिलता है। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कवरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी कंपनी को कवर करती है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, एग्रो फूड इंडस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सारी कंपनी को मेनली क्या करती है, ड्राइव करती है, ग्रोथ इसमें करती है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो होती है जहाँ पे कमोडिटी को बनाया जाता है। आइदर आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ओके, या स्पेयर पार्ट का यूज़ करके एक नई चीज़ को फॉर्म किया जाता है, उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी गवर्नमेंट को क्या मिलता है, ग्रोथ मिलता है। अगर हम बात करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। अब इसको मैं एकदम छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी आपको। सपोज़ मेरी कंपनी है और उस कंपनी को मैं खुद से ही चला रही हूँ, उसके सारे डिसीजन मैं ही ले रही हूँ,
उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो, सारी चीज़ें मैं ही बेयर कर रही हूँ। मतलब किसी भी सेकंड पर्सन का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरी, यानी कि एक ही बंदा होल एंड सोल होगा कंपनी का। मतलब सारी चीज़ें, सारी अथॉरिटी, सारा डिसीजन मेकिंग पावर, सारी चीज़ें उस पर्सन के पास ही होगी जो ओनर होगा बिजनेस का। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देयर आर वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट बिगिंस फ्रॉम सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब मैं इसका एग्जांपल अगर दे दूँ तो आपने एक नॉर्मल ग्रॉसरी अगर शॉप देखी होगी, या ब्यूटी पार्लर देखा होगा, या गिफ्ट शॉप देखा होगा, या कह सकते हैं कि कोई भी तरीके का अलग शॉप देखा होगा, लाइक कपड़े का शॉप देखा होगा, तो एक बंदा एक होता है जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस को हैंडल करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये सिंपल इसलिए होता है क्योंकि डिसीजन पावर, मतलब डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वह एक ही बंदे के पास होता है। मतलब वहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को फॉर्म करता है। द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटर मीन्स इज ओनरशिप, और यू कैन से ओनर। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट द ओनली वन ओनर, मतलब नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इस कंपनी का, इस बिजनेस का एक ही बंदा मतलब ओन कर रहा है। अ सोल ट्रेडर इज द इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ अ बिजनेस। द प्रोप्राइटर हैज़ ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी प्रॉफिट और लॉस मेड। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी चीज़ें होगी, वो खुद ही उसको ओन करेगा। उसके सारे राइट्स है, सारे बिजनेस डिसीजन का भी उसके पास ही चीज़ें होगी। सो मीनिंग की अगर हम बात करें, द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बिजनेस है वहाँ पे वो क्या करेगा, खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगा, खुद की स्किल को यूज़ करेगा, अपने बिजनेस टैक्टिक्स को यूज़ करेगा और बिजनेस का ग्रोथ करेगा। ही मैनेज अफेयर्स ऑफ बिजनेस, एंजॉय प्रॉफिट, बेयर लॉस ऑफ हिज ओन, जैसे मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया। दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, द सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये सारों का मीनिंग एक ही है। तो कौन है, एक सिंगल हैंडेड बिजनेस चलाने वाला। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर हसन कहते हैं, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, इट्स नोन एज सोल ट्रेडिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। इसको सिंपल से भाषा में कहे तो वो एक ऐसा बिजनेसमैन जो क्या करेगा, खुद का पैसा लगाएगा बिजनेस में और उसको सिंगल हैंडेड सिंगल हैंड उसे रन करेगा। उसके जितने भी, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट, सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल वही रहेगा। तो ये है हमारा सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स कहते हैं, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय अ पर्सन। मतलब एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जो सिंगल हैंडेड पर्सन या सिंगल पर्सन क्या करता है, रन करता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फीचर है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिविजुअल ओनरशिप। यहाँ पर कोई भी सेकंड पर्सन नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंगल ही ओनरशिप होती है और वो सिंगल बेसिस पे ही क्या करता है, बिजनेस को रन करता है। और वो अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, जितने उसके असेट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसके ही अंडर में आती है। उसे कहते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। दूसरा आता है नॉन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो वो देखो, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा क्योंकि सेकंड पर्सन तो है नहीं, वो सिंगल ओनर है। और अगर लॉस हुआ तो भी वो किसी के साथ शेयर करने वाला नहीं। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही वो अपनी तरीके से क्या करेगा, एंजॉय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो अपने लाइफ को स्मूथ रन होने के लिए चला रहा है। पहली बात तो बिजनेस कर रहा है और वो क्या कर रहा है कि मतलब उसने क्या किया है, अपना जो भी पैसा है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ताकि वो क्या हो सके, एम्प्लॉयड हो सके। तो वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फोकस दे रहा है
और उसका जो भी सोर्स ऑफ बिजनेस होगा, वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, वो उसके खुद की बिजनेस से होगा। सेकंड आता है लोकल मार्केट ऑपरेशन। जैसे आपने ग्रॉसरी शॉप देखी होगी तो आपको लोकल मार्केट में ही मिलेगा, आपकी बिल्डिंग के नीचे, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी सोसाइटी के बाहर। आपको मार्केट में बहुत ही रेयर देखने मतलब मिलेगा, बट ऑब्वियस है, लेकिन आपको नियर बाय ज़्यादा देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है, यानी कि जो सोल ट्रेडिंग बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा लोकल मार्केट को टारगेट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक्सपर्ट, मटेरियल, मैनेजरियल एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस एंड द सोल ट्रेडर हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सो दैट्स वाई वो लोकल मार्केट, अगर वो ज़्यादा बड़े मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा या काम करेगा तो उसके हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। तो इतना शायद उसके पास एबिलिटी ना हो हैंडल करने की चीज़ें, तो इसीलिए वो क्या करता है, लोकल मार्केट को ही टारगेट करता है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का लीगल चीज़ें मतलब सेपरेट का कुछ यहाँ पे है नहीं, वो मतलब वो इंडिपेंडेंट वे में क्या ही काम करता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस इन द लॉ ऑफ eye of law. The sole trader and his business are considered as one as the same. सिक्स्थ वन आता है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी ज़्यादातर मतलब यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, तो यहाँ पे वो बहुत ही स्मूथली बिजनेस को रन करता है। सो देयर इज़ नो सेपरेट act or law govern the activities of sole trading concern, so that is why the registration of sole trading concern is non-mandatory or not compulsory. So that's why rigid legal formalities are not required for the formation. Only for the law, tax law and labor law have to follow, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, तो इसीलिए क्या करता है, अच्छी तरीके से इंजॉय करता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल दूँ, कोविड के टाइम पे ना जो राशन वाले थे बेचारे, तो उनके साथ हुआ क्या था कि जैसे अभी एक जब मैं फर्स्ट फेज़ की बात कर, जब एकदम से ही बंद हो गया सब चीज़ें, तो जस्ट इमेजिन कि 4-5 महीने बंद हो गया था सब चीज़ें। लाइक मार्च में हुआ लॉकडाउन, मार्च जुलाई में डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, तो उतने टाइम में उनका जो राशन था वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो गया था या उन्हें प्रॉफिट नहीं आ रहा था। जिन्होंने भाड़े पे दुकान ले रखी थी उनको रेंट भी देना पड़ रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें थे ना, उनके जिन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए थे उनको भी पैसा देना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ों में देखा जाए तो जो लायबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो सोल ट्रेडर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेड। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल की बात इसलिए की गई है क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम लोग बिज़नेस चलाते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि हम अपने बिज़नेस को कैसे बचा सकें। आइदर हम ये भी देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे बिज़नेस में लॉस हुआ तो मैं घर का थोड़ा सा पैसा उसमें लगाऊंगी ताकि मेरा बिज़नेस फिर से बूस्टअप हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि आप घर का भी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करते हो, यूज़ कर लेते हो समटाइम, है ना, अपने लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे मेरिट और डिमेरिट की। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और यस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।